तो आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर फरहान सरवर साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम टाउनशिप लाहौर। तो उन्होंने बेसिकली आज बात करनी है पर्सनैलिटी मैनेजमेंट पे कि ये जो हमारे पासिंग आउट स्टूडेंट्स हैं जब वो डिफरेंट इंटरव्यू स्किल्स या डिफरेंट जॉब्स के लिए अपीयर होंगे या डिफरेंट वर्क करेंगे तो हाउ दे मैनेज देयर पर्सनैलिटी, इस पे वो बोलने जा रहे हैं। और इट विल बी अ ग्रेट सेशन आई होप। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करती, तो ओवर टू यू फरहान साहब। थैंक यू मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहले मुझे बता दें कि आई एम ऑडिबल, आवाज क्लियर आ रही है? लाउड एंड क्लियर सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि वी आर गोइंग टू ग्रूम यू। जैसे हमने अभी ये सारी वर्कशॉप्स एक सीरीज हुई है कि जिसमें स्टूडेंट्स जो जॉब मार्केट में एंटर हो रहे हैं या प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो रहे हैं या इवन हायर डिग्रीज की तरफ जा रहे हैं, उन सारों के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम उन्हें जाते हुए ऑफर करें। तो आप लोगों ने अभी कुछ वर्कशॉप्स ली, सीवी क्रिएट करना, जॉब हंटिंग करना, साथ साथ आपने ये भी देखा कि किस तरीके से आप लोग एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, जो स्टूडेंट्स बिजनेस की तरफ इंटरेस्टेड हैं, किस तरीके से वो अपना एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट को लेके आगे चल सकते हैं। तो आज ये लास्ट वर्कशॉप है जिसमें हम डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी। अच्छा, इसको मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, थोड़ी सी पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन इससे पहले हम ये एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि क्यों हम जब पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो हम क्यों पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्या जरूरत है हमें, मतलब जैसे हम हैं, जैसे हमें अल्लाह ताला ने बनाया है, हम तो वैसे ही रहेंगे और वैसे ही हमने जाके जॉब्स करनी है, वैसे ही जाके लोगों को फेस करना है। तो इस चीज को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाई अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर आवरसेल्व्स एज वेल एज हाउ कैन वी जज अदर्स पर्सनैलिटी। हम दूसरों की पर्सनैलिटी के बारे में किस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं और उसका हमें क्या फायदा होगा। तो हमारे इस वर्कशॉप की आज की आउटलाइंस देख लेते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा पर्सनैलिटी के बारे में, पर्सनैलिटी होती क्या है, इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। फिर पर्सनैलिटी एक फ्रेमवर्क्स हैं, एक दो हम उनको थोड़ा सा उनके ऊपर ओवरव्यू करेंगे। देन वी विल गो टू अवर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस वर्कशॉप, हाउ कैन वी चेंज पर्सनैलिटी, और साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वेदर इज इट पॉसिबल टू चेंज पर्सनैलिटी। और लास्ट में आई विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी फ्रेमवर्क जो आजकल ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से बहुत जरूरी है, दैट इज साइकोलॉजिकल कैपिटल। सो इफ देयर विल बी एनी क्वेश्चंस एट द एंड, हम उनको जरूर क्वेश्चंस के हवाले से बातचीत करेंगे, प्रोटोकॉल्स को सामने रख के जिस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। सो आप ज़हन में लाएं कि आप लोग अगर जॉब मार्केट में जा रहे हैं, आप लोग कोई जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को आपसे क्या चाहिए? जाहिर सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन वांट्स परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन वांट्स यू टू बी एन एम्प्लॉय who is going to benefit that particular organization। अच्छा, अगर आप खुद एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं या फिर खुद एक मैनेजर बन रहे हैं और आपके अंडर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उनसे भी यही चाहेंगे कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो बेटर परफॉर्म करें, वो अपना काम सही तरीके से करें। सो इस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए साइकोलॉजी, जो हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो उसका एक एम यही होता है कि उन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें जिससे ऑर्गेनाइजेशनल की आउटकम्स बेहतर हो। ये आउटकम्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस। उसके साथ साथ इंडिविजुअल्स का ऐसा बिहेवियर ऑन देयर जॉब कि वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हो, कि वो ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए सोच रहे हो, और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज जो जॉब कर रहे हैं वो खुद भी सेटिस्फाइड। तो ये सारी चीजें हम इनको फोकस करते हैं साइकोलॉजी में, और उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है हमारा, दैट इज पर्सनैलिटी। सो पर्सनैलिटी की जब बात होती है तो ये चीज हमारे ज़हन में आती है कि व्हाई एंड हाउ सम पीपल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली इन अ सर्टेन सिचुएशन। आप खुद सोचें कि कोई आपके ऊपर एक प्रेशर की सिचुएशन आती है, आप अभी यूनिवर्सिटी में, जैसे आपके कोई डेडलाइन थी, एग्जाम्स होने लगे थे या फिर कोई असाइनमेंट ड्यू थी, तो देयर वर सो मेनी पीपल
जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे उस सिचुएशन में, एंड देयर वर सम पीपल जो बिल्कुल रिलैक्स थे। कुछ लोग उस स्ट्रेस में काम बेहतर तरीके से कर रहे थे और कुछ लोग उस स्ट्रेस की वजह से काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग रिलैक्स तो थे लेकिन काम वो भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो रिलैक्स भी थे और काम भी सही कर पा रहे थे। तो इस तरह हमें ये समझ आई कि पीपल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं, लाउड होते हैं, कुछ लोग बहुत क्वाइट होते हैं, पैसिव होते हैं, बिल्कुल बैक बेंचर होते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। तो ये तमाम पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स हैं। तो हम किस तरह पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं और क्यों हमारे लिए पर्सनैलिटी को डिफाइन करना इम्पोर्टेंट है, ये मैं एक दफा फिर से एम्फेसाइज आपको करता चलूं। इफ यू आर गोइंग टू बी अ मैनेजर इन द फ्यूचर, आप जॉब करने जा रहे हैं, आपको अल्लाह करे आपकी पसंद की जॉब मिल जाए, आपने बहुत सारे स्किल्स हासिल किए अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, आपने बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज हासिल किया अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, लेकिन रिसर्च ये भी बताती है कि ये टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है अगर आप ये देखें लोअर लेवल की जॉब्स के लिए। जैसे जैसे आप अपर लेवल की जॉब के लिए को हासिल करना चाहते हैं, वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्चुअल स्किल यानी डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करने का स्किल वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप इस ब्लू बार को देखें तो चाहे आप लोअर लेवल पे हैं, चाहे आप मिडिल लेवल पे हैं, या चाहे आप टॉप लेवल पे हैं, ह्यूमंस के साथ काम करने का स्किल, हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर्स एंड हाउ टू जज अदर्स, ये ह्यूमन स्किल जो है ये हर लेवल की जॉब के लिए, और ना सिर्फ जॉब, आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब हम कह रहे हैं ह्यूमन स्किल्स हमने सीखने हैं, तो उसका एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन करें? जैसे आप नॉर्मली लोगों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यार शाय है, एग्रेसिव है, कॉन्फिडेंट है, सोशल है, ये तो बहुत सारी पर्सनैलिटी की डायमेंशंस हैं। एक इंसान की ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो एक एग्रीगेट है, एक सम है, एक टोटल वे जिससे इंसान अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। यानी कि जब मैं कह रहा हूं कि एक बंदा बहुत शाय है, वो इसका एक एस्पेक्ट है, ओवरऑल हम उसको डिफाइन करेंगे उसकी डिफरेंट एट्रीब्यूट से, उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो सिर्फ पर्सनैलिटी एक नहीं होती, भाई एक बंदे की एक पर्सनैलिटी है, इट्स एग्रीगेट ऑफ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स। और वो हमें कैसे पता चलता है उस एग्रीगेट का? जैसे वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। तो हमें ये पता चला कि पर्सनैलिटी इज अ पैटर्न जो इंसान को जाहिर करती है किस तरीके से, जैसे वो फील कर रहा है, जैसे वो सोच रहा है, और जैसे वो बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर आप इस डेफिनेशन की तरफ देखें तो यहाँ पे एक और बात भी समझ आएगी कि इट इज रिलेटिवली इंड्योरिंग। रिलेटिवली इंड्योरिंग का मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट एग्जैक्टली परमानेंट, लेकिन ये काफी हद तक चेंज इतने आराम से नहीं होती, स्टेबल चीज है। तो इंसान का एक पैटर्न, जिस तरीके से वो सोचता है, वो इमोशनली फील करता है और वो बिहेव करता है, दैट एग्रीगेट इज द पर्सनैलिटी। लेकिन उस एग्रीगेट को हम इस तरह पता नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इंसान की पर्सनैलिटी सामने तब आती है जब वो एक सिचुएशन में फील, बिहेव या सोच रहा होता है। तो इसका मतलब है पर्सनैलिटी का बहुत गहरा ताल्लुक है सिचुएशंस के साथ। अब सिचुएशन क्या है? नाउ जस्ट इमेजिन, अब आप लोग अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोगों ने अब अप्लाई करना है जॉब्स के लिए, इंटरव्यूज देने हैं, या मे बी किसी हायर डिग्री के लिए अप्लाई करना है। तो वॉकिंग इन दैट इंटरव्यू, वॉकिंग इन दैट रूम टू अपीयर इन दैट इंटरव्यू इज अ सिचुएशन। अब वो सिचुएशन जब आप फेस करेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि उस सिचुएशन में आप किस तरह फील कर रहे हैं, आप किस तरह बिहेव कर रहे हैं। और मे बी देयर आर सम पीपल who are not that confident। और आपको एक और मजे की बात बताता चलूं कि हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ की बहुत सारी एक्टिविटीज का मकसद यही होता है कि आपको फ्यूचर की प्रोफेशनल लाइफ के लिए प्रिपेयर किया जा सके। जैसे यूनिवर्सिटीज में हमारा एक तरीकाकार होता है कि प्रेजेंटेशंस पे हम अक्सर फोकस करते हैं।
कि जी स्टूडेंट शुड बी एबल टू गिव प्रेजेंटेशन, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही होती है कि आपको प्रिपेयर किया जा सके कि आप लोगों को फेस करें, और फेस करके आप वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए एंड थ्रू योर अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आप अपनी बात पहुंचा सकें, और वहां पे आप घबराएं नहीं। आप खुद सोचें कि विद द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर व्हेन यू केम इनटू द यूनिवर्सिटी, और तब आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी थी, और एट द एंड जब आप यूनिवर्सिटी छोड़ के गए तब आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी थी। और मैं दावे से कह सकता हूं कि इवन एन इंट्रोवर्ट पर्सन, वो बंदा जो फेस नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा सोशल नहीं होता, इवन दैट इंट्रोवर्ट स्टूडेंट was very relaxed in the final semester to give a presentation. तो इस वजह से हमें देखना पड़ता है कि पर्सनैलिटी एक्ट करती है सिचुएशंस में, और हम पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ द ट्रेट्स, यानी इंसान की डिफरेंट खसलतें या खुसूसियात जिनसे हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब ट्रेट्स डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने थोड़े से पहले कहा है, शाय, बीइंग शाय इज अ ट्रेट, बीइंग एग्रेसिव इज अ ट्रेट, बीइंग लॉयल इज आल्सो अ ट्रेट। कुछ लोग होते हैं क्रिएटिव, दैट इज अ ट्रेट। और ट्रेट्स की एक खुसूसियत ये होती है कि दे आर लॉन्ग लास्टिंग, ये एक इंसान के साथ जुड़े होते हैं, चाहे उसकी पैदाइश से लेके या चाहे उसकी अपब्रिंगिंग से लेके, ये रिलेटिवली इंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, और जो इंसान जितना ज्यादा कंसिस्टेंसी से कुछ ट्रेड्स को शो कर रहा होता है वो उसके लिए उतनी इंपॉर्टेंट होती है। यानी हो सकता है किसी इंसान के अंदर एग्रेसिवनेस की ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा वाज़ेह तौर पे नजर आती हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कहेंगे कि उस इंसान की इस एग्रेसिवनेस की ट्रेड के ऊपर हमने फोकस करना है, वो उस बंदे को डिस्क्राइब करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड्स है। जब हमने ट्रेड्स की बात कर ली तो फिर हमें यह भी पता होना चाहिए कि पर्सनैलिटी मैयर कैसे होती है। आमतौर पे पर्सनैलिटी को मैयर करने के लिए ऑल ओवर द ग्लोब जो तरीक़ेकार सबसे ज्यादा फेमस है दैट इज पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट, जो ज्यादातर सेल्फ रिपोर्ट होते हैं। यानी देयर आर सम सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चनेयर्स, सर्वे की शक्ल में जो किसी भी बंदे के सामने वो रख दिए जाएं, उनको फिल करेगा और उस तरीके से हम जज कर लेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। और ये पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट आजकल जॉब्स में भी बहुत ज्यादा इनका मदखल है। जो कंपनी आपको हायर कर रही है उसको बहुत ज्यादा ये उसके होता है कि विजन होता है कि हमें ऐसे एम्प्लॉयज मिले जो हमारी कंपनी के काम के साथ बिल्कुल अलाइंड हो। देयर आर मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज एंड देयर आर मैनी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी सबसे बेहतर एग्जांपल है आर्मी। वो हमेशा पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट करती है, और आपने अक्सर सुना होगा कि पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट में डिफरेंट किस्म के टेस्ट आते हैं और डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं। जिस तरह आप को एक पिक्चर दिखा दी जाए और वो पिक्चर दिखा के आपको कहा जाए कि जी इस पिक्चर के बारे में एक स्टोरी लिखी। देयर आर मेनी साइकोलॉजिस्ट्स हु से कि दिस इज नॉट एज एक्यूरेट, लेकिन देयर आर सम हु से कि जब कोई किसी पिक्चर को अपने हिसाब से डिफाइन कर रहा है, उसकी एक स्टोरी लिख रहा है, तो हम उससे उसकी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। अब आगे चल के हम कुछ पर्सनैलिटी टाइप्स जब डिस्कस करेंगे तो फिर आप सोचेंगे यार कि कौन सी मेरी पर्सनैलिटी टाइप किस जॉब से ज्यादा अलाइंड है, या किस तरीके से मैं अपनी पर्सनैलिटी को इतना अडॉप्टेबल बना लूं कि जो जॉब मैं करना चाह रहा हूं उस जॉब में मैं ज्यादा फिट हूं। पर्सनैलिटी असेसमेंट की ये एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जब हमें क्वेश्चंस मिलते हैं सामने तो देयर आर मैनी पीपल जो उन क्वेश्चंस को पॉजिटिवली रिप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर आपसे जॉब पे पूछा जाए डू यू वरी अ लॉट अबाउट फ्यूचर, क्या फ्यूचर के बारे में ज्यादा वरी करते हैं, तो देयर विल बी मैनी शार्प स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स हमने इतना तो अब सीख लिया है कि हमें अपने आप को पॉजिटिवली प्रेजेंट करना है, जो उस आंसर को स्ट्रांगली डिसएग्री में करेंगे, या थोड़े से ऐसे होंगे जो अपने कॉन्शियस के हाथों मजबूर होके कहेंगे जस्ट डिसएग्री। या आपसे पूछा जाए
कि यू कैन ओवरकम ऑब्स्टिकल्स विद परसिस्टेंस। अब ज़ाहिर है आपको जॉब चाहिए तो आप कहेंगे यस वी कैन। हो सकता है कि ये इतनी एक्यूरेट बात ना हो, तो मेजर पर्सनैलिटी, आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में हालांकि पता है, लेकिन पीपल ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू बूस्ट देमसेल्फ, टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ पॉजिटिवली। तो उस सूरत हाल में क्या होता है कि सम टाइम ये पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट इतने एक्यूरेट नहीं होते। उसका एक तरीका ये होता है कि आप किसी और से किसी की पर्सनैलिटी के बारे में पूछ लें, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके कुलीग्स हैं, आपकी जो काम कर रहे हैं जिस वर्क प्लेस पे आपके बॉस हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में रेट कर सकते हैं। तो measuring personality may not be that accurate, but judging others personality, yes you can। और रिसर्च से ये साबित हुआ है कि आप बहुत थोड़ी देर में दूसरों की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। इसीलिए कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो बार बार इंटरव्यू के लिए इसीलिए बुलाती हैं कि वो आपको जज कर सके। यानी अक्सर ऐसे होता है कि एक इंटरव्यू, फिर सेकंड इंटरव्यू, फिर तीसरा इंटरव्यू, और फिर कई तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे आर्मी की जब रिक्रूटमेंट होती है तो 3 से 4 दिन वो कैंडिडेट को वहां पे रखते हैं ताकि उसको ओवरऑल उसकी फिजिकल जजमेंट तो होती है, उसके टेक्निकल जजमेंट भी होती है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी जजमेंट भी होती है। क्या ये बंदा डिसिप्लिन वाली जॉब कर सकता है? क्या इस बंदे में, विल टेक अ ब्रेक, दैट्स गुड। ओके, सो रिज्यूमिंग, हम बात कर रहे थे मेजरिंग पर्सनैलिटी की। So when we are saying that we are judging personality, तो हम कहते हैं कि personality assessment test may not be that accurate, लेकिन एक इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये टेंडेंसी रखी हुई है कि वो दूसरों की पर्सनैलिटी के बारे में अंदाजा लगा सकता है, और अपनी पर्सनैलिटी के बारे में तो वो अंदाजा जरूर लगा सकता है अगर वो अपने आप से सिंसियर है और वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। यानी इसमें मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगा कि समटाइम्स वी हैव पॉजिटिव व्यू ऑफ आवरसेल्फ व्हिच मे नॉट बी दैट एक्यूरेट, सो हमें इसके बारे में एक सिंसियरिटी दिखानी पड़े। सो पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होती है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा से रिसर्चर्स को जिसने काफी डिस्टर्ब किया है कि क्या इंसान की पर्सनैलिटी उसके पैदा होने के बाद ही डेवलप होती है या वो पर्सनैलिटी लेके भी पैदा होता है। देयर आर सम साइकोलॉजिस्ट, अर्ली साइकोलॉजिस्ट तो कहते थे कि इंसान एक बिल्कुल क्लीन स्लेट है, यानी जो उसने पैदा होने के बाद सीखना है वही सीखना है, पहले से नहीं है। लेकिन ओवर द टाइम जब स्टडीज हुई और खासतौर पर ट्विन्स के ऊपर स्टडीज हुई, जेनेटिक्स के ऊपर रिसर्च हुई, तो पता चला कि ऑलमोस्ट यू कैन से 50% नेचर हम लेके पैदा होते हैं, which seems very scary actually sometimes, लेकिन इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स दोनों चीजें हो सकती हैं। और रिमेनिंग 50% हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस, हमारी परवरिश, जिस तरीके से हमें ब्रॉट अप किया गया है, जो हमने सीखा अपनी सोसाइटी से, अपनी इन्वायरमेंट से, वो तमाम चीजें हम बाद में सीखते हैं। तो ये हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये नर्चर और नेचर के हिसाब से हमारे हाथ में भी कुछ है। तो ऑफ कोर्स अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात इसीलिए बनाया है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में भी है, और बिल्कुल यही नहीं समझना चाहिए कि इट्स इम्पॉसिबल टू चेंज। लेकिन पर्सनैलिटी के बारे में ये भी हमें समझ आनी चाहिए कि इट इज जनरली स्टेबल। खास तौर पे जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा, जो काम है हमारा, उसके हिसाब से हम एक पर्सनैलिटी अपने साथ हमेशा लेके चल रहे होते हैं। और हमारी पर्सनैलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो दूसरों से ज्यादा जाहिर होते हैं, which are more prominent, और हमने उन्हीं के ऊपर फोकस करना है if we feel कि वो एस्पेक्ट हमारे नेगेटिव है। और आपकी पर्सनैलिटी, आपके करियर चॉइस, आप अपनी जॉब में किस तरह सेटिस्फाइड हैं, आपकी लेवल ऑफ स्ट्रेस और दूसरी तमाम एक्टिविटीज के ऊपर असरअंदाज होती है। पर्सनैलिटी के बहुत सारे ट्रेड्स हैं, मे बी देयर आर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स, जिनके अगर हम डिक्शनरी में से नाम पढ़ना शुरू करें तो हम उनको सारों को ना याद रख सकते हैं और ना सारों को डिस्कस कर सकते हैं। तो इसीलिए रिसर्चर्स ने और साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा फ्रेमवर्क्स के ऊपर फोकस किया। यानी फ्रेमवर्क हमें हेल्प करते हैं कैटेगराइज करने के लिए कि हम किस तरह एक इंसान की ओवरऑल पर्सनैलिटी के फ्रेमवर्क्स के हिसाब से उस इंसान को डिफाइन कर सके। उसके लिए there's a very famous MBTI, Myers-Briggs टाइप इंडिकेटर, जिसमें अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो उसके आपको क्वेश्चनियर भी मिल जाएगा जिसमें डिफरेंट डायमेंशंस हैं पर्सनैलिटी की। देन वी हैव बिग 5 मॉडल, जो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा।
देन वी हैव अ डार्क ट्राइब, जिसमें ऐसी 3 पर्सनैलिटी की ट्रेट्स आ जाती हैं विच आर नेगेटिव, जिसमें से वन ऑफ द फेमस वन इज नार्सिज्म। यानी नार्सिज्म क्या, कि इंसान अपने आप को बहुत बेहतर समझे, बहुत दूसरों से आला समझे, और उसको अपने ऊपर, जैसे हम कहते हैं ना कि आप समझे मिरर में देखते हैं तो आप कहते हैं हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ऑन द अर्थ, तो आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, तो ये नार्सिज्म में आ जाता है। इस तरह हॉलैंड जॉब पर्सनैलिटी फिट, यानी पर्सनैलिटी की डायमेंशंस और जॉब के फिट में हॉलैंड ने ये क्रिएट की। एंड लास्टली साइकोलॉजिकल कैपिटल। तो इसमें से मैं बिग 5 मॉडल और साइकोलॉजिकल कैपिटल आज डिस्कस करूंगा। रिमेनिंग इज जस्ट वन स्टेप सर्च ऑन इंटरनेट। जब हमें बेसिक समझ आ जाएगी तो हम उन चीजों को भी सीख सकते हैं। बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल क्यों बनाया गया, क्या वजह बनी इसकी? वही बात कि हम सारे ट्रेड्स को डिस्कस नहीं कर सकते। हमने क्या करना है कि हमने एक इंसान की क्वालिटीज और उसके फीचर्स जो डिफरेंट हैं उनको डिस्कस करना है, और ये देखना है कि वो किस काम के लिए ज्यादा फिट है और उसकी कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके ऊपर उसने ज्यादा फोकस करके उनको इम्प्रूव करना है। तो ये 5 ब्रॉड डायमेंशंस हैं, और रिसर्च से साबित हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये 5 पर्सनैलिटी टाइप्स आर वेरी मच पर्टिनेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट टू प्रिडिक्ट हाउ पीपल बिहेव इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन। मैं यहाँ पे एक दफा फिर एम्फेसाइज कर दूं कि हम पर्सनैलिटी के बारे में क्यों जान रहे हैं। इसलिए हम ये सीखना चाह रहे हैं कि एक तो हम अपनी पर्सनैलिटी के बारे में हमें पता लगे, और ये देखें कि हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको इम्प्रूव करना है, और हमारी कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं जिनको हमने यूटिलाइज करना है। और दूसरा कि जब हम जॉब पे, क्या आप सोचते हैं कि आप जॉब पे जा रहे हैं तो सिर्फ पहली जॉब और आप सिर्फ एक लोअर लेवल एम्प्लॉय रहेंगे? नो, यू विल ग्रो, यू विल बिकम मैनेजर्स। और मैनेजर सक्सेसफुल तब होते हैं जब वो जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं या जो लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं वो उनसे बेहतर काम ले सके। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप किसी के से बेहतर काम करवा सके जब तक आप उसकी पर्सनैलिटी को नहीं समझेंगे? और हाउ इज इट पॉसिबल कि आप अपने बॉस के साथ अच्छा काम कर सकें जब आप उसकी पर्सनैलिटी को नहीं समझेंगे? सो इट्स इंपॉर्टेंट इन 2 वेज। पर्सनैलिटी अपनी भी जानना जरूरी है, और पर्सनैलिटी जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनको भी जानना जरूरी है। तो ये बिग 5 में आप मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि किस तरह हम दूसरों की पर्सनैलिटी और अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। ये 5 टाइप्स हैं: एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोटिसिज्म, एग्रीएबलनेस, कॉन्सेंशियसनेस एंड ओपननेस टू एक्सपीरियंस। और ये 5 ब्रॉड डायमेंशंस हैं, यानी इनके अंदर बहुत सारी ट्रेट्स आ जाती हैं, लेकिन हम इन ब्रॉड डायमेंशंस पे इसलिए फोकस करते हैं कि हमें बहुत ज्यादा फैलाव के बजाय एक बड़ा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क चाहिए एक पर्सनैलिटी के बारे में पता लगाने के लिए। तो अगर आप इनको रीअरेंज करें, OCEAN, तो ये ओशियन भी बन जाता है: ओपननेस, कॉन्सेंशियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। तो एक इंसान इन 5 डायमेंशंस में एक कॉन्टिन्यूम पे लाइक करता है। यानी एक बंदा जो आपके सामने ये स्क्रीन पे आ रहा है, इसकी जब पर्सनालिटी असेसमेंट की गई तो पता चला कि ये एक्स्ट्रावर्जन में लो है, न्यूरोटिसिज्म में वेरी हाई है, एग्रीएबलनेस में मिडिल में लाइक कर रहा है, कॉन्सेंशियसनेस में भी मिडिल, एंड ओपननेस एक्सपीरियंस में जस्ट अबव द मिडिल। तो ये एक बंदा है। अब एक और बंदा होगा, वो इससे डिफरेंट हो सकता है, उसकी जो कॉन्टिन्यूम है हो सकता है एक्स्ट्रावर्जन में टुवर्ड्स हाई हो, न्यूरोटिसिज्म में टुवर्ड्स लो हो, एग्रीएबलनेस में मिडिल में हो, कॉन्सेंशियसनेस में भी मिडिल में, एंड ओपननेस एक्सपीरियंस में लो पे हो। तो वो एक डिफरेंट पर्सन होगा। और यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक बंदे की पर्सनैलिटी दूसरे से डिफरेंट होती है। हालांकि हो सकता है कि 2 बंदे दोनों ही एग्रेसिव नेचर के, लेकिन अगेन उनमें डिफरेंसेस होंगे। क्यों? क्योंकि उनके दूसरे ट्रेड्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। सो फर्स्ट वन, एक्स्ट्रावर्जन, इसको पॉजिटिव अफेक्टिविटी भी कहते हैं। अच्छा, इसका ये होता क्या है? एक्स्ट्रावर्ट बंदा वो होता है जो ज्यादा सोशल एनवायरनमेंट में पॉजिटिव इमोशनल स्टेट को फील करता है। यानी जितनी बेहतर सोशल सेटिंग होगी, जितने ज्यादा लोग होंगे, उतना ही उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। उसके ऑपोजिट कौन से होते हैं? इंट्रोवर्ट लोग। इंट्रोवर्ट लोग अपनी एनर्जी हासिल करते हैं being alone or with few friends. Now they are low on extroversions, they are introverts.
एंड डोंट थिंक, ये वैसे हमारे माशरे में ये बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन फैलाई गई है कि इंट्रोवर्ट, बीइंग इंट्रोवर्ट इज अ नेगेटिव थिंग. नो सर, नो. बीइंग इंट्रोवर्ट इज नॉट नेगेटिव थिंग. मैं आपको अगली स्लाइड्स में इसका भी प्रूफ भी दूंगा कि यू कैन बी सक्सेसफुल इवन इफ यू आर हाई ऑन इंट्रोवर्ट और इंट्रोवर्जन. क्यों? क्योंकि एक्सट्रोवर्ट्स को एनर्जी मिलती है जब पीपल हो उनके आसपास. इंट्रोवर्ट्स को एनर्जी मिलती है व्हेन दे आर अलोन. So they are two different personality types. There's nothing negative and positive about that. नेगेटिव और पॉजिटिव कब बनेगा? जब जॉब उस तरह की हो कि जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच ना कर रही हो. तो अगर आप ये कंपैरिजन देखें, इसको मैं इतना इस पे टाइम नहीं स्पेंड करूंगा, यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड सी दैट कि इंट्रोवर्ट्स के अपने एक प्रॉपर क्वालिटीज हैं, उनके लिए अपनी जॉब्स हैं जो उनको सूट करती हैं. सो इफ यू आर इंट्रोवर्ट, you prefer not to be in interaction with lot of people, you have some close friends, uh, and you are a thinker kind of a thing who likes to be alone. So being a graphic designer, being a software developer, even truck driver की एक example दी हुई है, that's the job for you. ये आपको सूट करेगी. If you are an extrovert, you like to be with people, you like to go out for parties, you are a loud thinker, you are an expressive person, and you get very high energy when you are in a social environment, तो आपके लिए भी jobs है और they are more suitable for you, जिनमें interaction है, general public से मिलना जुलना है. So if I can give you an example, all these people in front of you, and they are really successful people, most of them belongs to the IT, except for Warren Buffett, and I think who has is some other business other than IT. They all are introverts. अगर आप खुद देखें, world's richest people are among these. Jeff Bezos world richest, Bill Gates second richest, Warren Buffett third richest. ये तमाम लोग they are introverts. They are proven introverts. और अगर आप इस वर्कशॉप के बाद एक्सक्यूज मी नेट पे सर्च करें तो आपको बहुत बड़े बड़े नाम वो मिलेंगे जो इंट्रोवर्ट्स हैं. So never think that if someone is an introvert means it's a negative thing. No, there is some other situation which is good for you. And if you're an extrovert, वैसे research से साबित हुआ है कि almost 60% of the people are more towards extroversion and 40% of the people in world are towards introvert, यानी who likes to be alone. Second dimension of Big Five model is neuroticism, that is negative affectivity. It's more of a negative trait, it's a negative dimension. इसका opposite होता है emotional stability. अब जो न्यूरोटिसिज्म में हाई है, और आपको अक्सर ऐसे लोग अपने गिरदो नवाह में जरूर मिले होंगे, और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो कंट्री की सिचुएशन और हमारी ग्लोबल सिचुएशन के हवाले से भी ये न्यूरोटिसिज्म इंक्रीज हो रहा है लोगों में, is are those people who generally experience negative emotional states. They are easily triggered by what is ever happening around them and they get distressed very easily. ये जो नेगेटिव ओरिएंटेशन है, ये नेगेटिव इमोशनल स्टेट को फील करने की जो ओरिएंटेशन है, दोज पीपल आर हाई इन न्यूरोटिसिज्म. और उसके ऑपोजिट वो होंगे जो इमोशनली स्टेबल होंगे. उनको अगर कोई इस तरह नेगेटिव ट्रिगर मिलता है एनवायरनमेंट से, कोई बुरी खबर मिलती है, कोई डेडलाइन आ जाती है, तो दे विल बी स्टेबल. या कोई ऐसी बात जो उनकी पसंद की नहीं होती, इवन देन दे विल बी स्टेबल, कूल एंड काम. तो ये एक पर्सनालिटी टाइप इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज पीपल हु आर हाई इन न्यूरोटिसिज्म. और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पर्सनालिटी की डायमेंशंस हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोगों को पहचान सकें. तो फिर हम इस तरह एक कॉन्टिन्यूम पे जब बात करते हैं, तो जस्ट इमेजिन दोज पीपल हु आर हाईली न्यूरोटिक एंड आल्सो एक्सट्रोवर्ट. तो ऐसे लोगों को कैसे डिफाइन किया जाए? ये देखें, यहाँ पे लोग हैं न्यूरोटिक हाई, यहाँ पे है एक्सट्रोवर्ट. तो इसके दरमियान जो लोग होंगे वो होंगे जो अक्सर आपको ऐसे मिले होंगे जो रेस्टलेस हैं, एग्रेसिव हैं, इंपल्सिव हैं, जल्दी से नाराज हो जाते हैं. हालांकि वो आपसे आपके दोस्त भी हैं, आपके साथ भी हैं, आपके रिलेशनशिप यानी आपके फैमिली मेंबर्स भी हैं, लेकिन बहुत टची हैं. इसका मतलब है दे आर मोर न्यूरोटिक एंड एक्सट्रोवर्ट. बहुत सोशल भी रहना चाहते हैं. उसके ऑपोजिट ऐसे लोग जो इंट्रोवर्ट भी हैं और न्यूरोटिक भी हैं, दे आर अनसोशेबल, दे आर मूडी, एंग्शियस. तो हम डायमेंशंस को आपस में ओवरलैप करके भी लोगों की पर्सनैलिटी को पहचान सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, there is a very good question. Is neuroticism always bad?
क्या नेगेटिव इमोशनल स्टेट या बीइंग स्ट्रेस्ड आउट होना हमेशा गलत होता है? ये एक जनरल परसेप्शन है और काफी हद तक ठीक भी है। अगर आप नेगेटिवली सोच रहे हैं, अगर आप जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं सिचुएशंस को, अगर आप असाइनमेंट की डेडलाइन है और आप बिल्कुल परेशान और घबरा जाते हैं, या आप किसी भी खबर को का नेगेटिव, जिसे कहते हैं ना हाफ ग्लास एम्प्टी एंड हाफ ग्लास फुल, तो आप हमेशा एम्प्टी ग्लास ही सोचते हैं, क्या ये हमेशा गलत होता है? रिसेंट रिसर्च से ये पता चला है, और ये रिसर्च मैंने यहाँ पे कोट भी की है, कि जब ग्रुप में काम हो रहा होता है तो समटाइम्स न्यूरोटिक, बल्कि इस रिसर्च से ये पता चला कि जो न्यूरोटिक्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। उसकी वजह क्या कि एक्स्ट्रोवर्ट्स जो है ना वो ज्यादा टाइम सोशलाइजिंग में लगा देते हैं, इतनी परवाह नहीं करते दूसरों की। लेकिन जो न्यूरोटिक पीपल होते हैं, जब वो किसी ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो वो स्ट्रेस्ड आउट होते हैं कि दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे, और इसी स्ट्रेस को लेके दे कैन परफॉर्म बेटर इन अ ग्रुप सेटिंग। नाउ यू शुड फील एम्पावर्ड कि आप एक मैनेजर हैं, आपके साथ ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिनसे आपने काम निकलवाना है, और देयर डिफरेंट पर्सनैलिटीज के हैं, और उनमें 2 या 3 लोग न्यूरोटिक हैं। तो हाउ कैन यू हैंडल दैट? You just simply have to tell them that your performance is being compared with other people. ये वो मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं जो हम सीखते हैं साइकोलॉजी से। You may be very good in your technical knowledge, you may be very good in your conceptual skill, problem solving, लेकिन लोगों से काम करने के जो स्किल्स हैं ये हमें साइकोलॉजी सिखाती है, और आज हम इसी की एक कड़ी में पर्सनैलिटी के बारे में सीख रहे हैं। So, वैसे अगर इफ देयर इज अ पर्सन हु इज मोर न्यूरोटिक, जिसकी थोड़ी सी नेगेटिव स्ट्रेस आउट सोच ज्यादा होती है, तो दे कैन मेक अ गुड राइटर, आर्टिस्ट। और आपने अक्सर सुना होगा आर्टिस्ट आर वेरी रिएक्टिव। आई डोंट नो अकाउंटेंट क्यों मेंशन है इस लिस्ट में, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मे बी इज द रीजन इज दैट कि अकाउंटेंट का काम इज वेरी सिस्टमैटिक, उसको बहुत ज्यादा चूंकि सोचना नहीं पड़ता, तो मे बी अगर इफ इट इज अ न्यूरोटिक पर्सन तो कैन बी अ गुड अकाउंटेंट। Florist, yoga instructor, freelance designer. These are some of the jobs which are mentioned on the internet and in some research studies related to neuroticism. So I hope हमने 2 dimensions जो डिस्कस कर ली, न्यूरोटिसिज्म एंड एक्सट्रावर्जन। और ये भी एक मैं आपको बताता चलूं बात कि ये भी देखा गया है, जैसे आइजैक न्यूटन है, चार्ल्स डार्विन है, ये लोग भी न्यूरोटिक एंड दे वर जीनियसेस। क्रिएटिव जीनियसेस आर ऑफन न्यूरोटिक, ये बात भी रिसर्च से पता चली। Third dimension is agreeableness, यानी extroversion towards socialism, being social, neurotic is negative thinking, agreeableness, जो लोग agreeableness में high होते हैं, they are those people who get along good with others, जो ये सोचते हैं कि दूसरे के साथ हमने मिल के चलना है। they are like team players, cooperative, warm, trusting, helpful, लॉज को कंप्लाई ज्यादा करते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स को ज्यादा फॉलो करते हैं, और इन लोगों को ज्यादा पसंद किया जाता है। जो बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे लो एग्रीएबलनेस पे होते हैं, मैं आपको फिर पहले बताया कि दिस इज नो एक्सट्रीम कि एवरीवन इज आइदर हाई और लो, वो मिडिल में कॉन्टिन्यूम पे है। यानी अगर 0 से लेके 100 पे चले तो सारे लोग 100 और 0 पे नहीं होंगे, कुछ 98 पे होंगे, कुछ 55 पे होंगे, कुछ 45 पे होंगे, तो ये कॉन्टिन्यूम है। हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम की। तो जो लो होंगे वो लोग होंगे जो कोल्ड हैं, जो सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट चलते हैं, दूसरों को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, डिसोबीडिएंट होते हैं। दीज पीपल आर लो इन एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस बजाय तो बहुत यूजफुल है, जो आप जॉब पे जाए अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाते जाए, यस यू आर दी बेस्ट, लेकिन एग्रीएबलनेस हर सिचुएशन में बेहतर नहीं भी होती। अब ये आपकी अपनी सोच है कि कौन सी सिचुएशन है, आपकी जॉब कैसी है, कौन सी ऐसी जगह है जब मुझे बात माननी है तभी आई विल बी एबल टू एक्सेल, और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब मुझे बात नहीं माननी। जैसे एकेडमिक्स में होता है, साइंटिफिक डिस्कवरीज में होता है, साइंटिस्ट में अगर एग्रीएबलनेस ज्यादा हो तो वो नई डिस्कवरीज नहीं कर सकते, दे हैव टू बी वेरी फर्म on their beliefs, on their theories. तो ये चीज है कि agreeableness may not be good in all situation. Last, it's not last actually, second last is conscientiousness, most closely related to performance. ये बात ज़हन में बिठा लें। और जब भी conscientiousness की बात है, मेरे ज़हन में हमेशा आर्मी इसलिए आती है because उनको ये चीज सिखाई जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है conscientiousness की। You need to be responsible, organized, dependable, persistent
एंड डिसिप्लिन। ये क्वालिटीज जिन जिन लोगों में हो, दे आर हाई इन कॉन्सेंशियसनेस। एंड रिसर्च, जितनी मर्जी रिसर्च उठा के देख लें, उसमें कॉन्सेंशियसनेस का परफॉर्मेंस के साथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और जो कॉन्सेंशियस नहीं होते, दे आर डिस्ट्रैक्टेड, डिसऑर्गेनाइज्ड, अनरिलायबल, दे लैक डायरेक्शन, दे लैक डिसिप्लिन। तो अगर कॉन्सेंशियसनेस नजर आ जाती बंदे के कपड़े पहनने के अंदाज में, बंदे के डेस्क को देख के, उसके चलने के अंदाज में, उसके काम करने से, उसको टास्क दे के, अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जिनको आपको लगता है कि मैंने उनको जज करना, उनको कोई टास्क दे दें एंड वो जिस तरह उस टास्क को फुलफिल करेंगे, उनकी कॉन्सेंशियसनेस का आप अंदाजा लगा सकते हैं, वो चीज को कितना सीरियसली ले रहे हैं। तो कॉन्सेंशियस पीपल आर बेटर परफॉर्मर्स। लेकिन कॉन्सेंशियसनेस की एक्सट्रीम भी होती है। कॉन्सेंशियसनेस अगर बहुत एक्सट्रीम पे चली जाए तो ये एक बीमारी, पैथोलॉजी बन जाती है, और ओसीडी हम उसे कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी बन जाता है, कि जो लोग ओवर कॉन्सेंशियस हो जाते हैं। ठीक है, सो वी नीड टू बी केयरफुल कि एक लेवल होती है जहां पे हम बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उससे हम नीचे ना जाए। लास्ट डायमेंशन इज ओपननेस टू एक्सपीरियंस। आजकल के मॉडर्न क्रिएटिव आईटी बेस्ड वर्क एनवायरनमेंट में दिस इज दी ट्रेड। अगर आप में से कोई ऐसी जॉब में जा रहे हैं विच इज मोर, जो कंपनीज हैं वो न्यू आइडियाज को प्रिफर करती हैं, ठीक है, अगर वो चाहती हैं कि एम्प्लॉयज जो हैं वो अपने जो आइडियाज शेयर करें, उनको इम्प्लीमेंट करें, नए क्रिएटिव काम करें, तो दिस इज द ट्रेड फॉर यू। इफ यू आर हाई इन ओपननेस टू एक्सपीरियंस, विच मीन्स कि आपके बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, आप फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी के मालिक हैं, आप बहुत सारी सिचुएशंस में एडजस्ट कर लेते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू आर विलिंग टू टेक रिस्क। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो आपने अभी इससे पहले एक ओरिएंटेशन देखी थी, उसमें भी ओपननेस टू एक्सपीरियंस का हाई होना बहुत जरूरी है। You are an adventurous person, mean your openness to experience. You are a curious person, mean your openness to experience. और इसके ऑपोजिट कौन लोग होंगे? Which are very narrow minded, cautious, routine, एक बस उन्हें चीज बता दे इस तरह करना है, they are happy. लेकिन जो openness to experience में हाई होंगे, they are open to new experience, वो अपने काम में वैरायटी चाहेंगे, उनका जहन जो है वो क्रिएटिव होगा। तो एक बात लेकिन यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या ओपननेस टू एक्सपीरियंस हमेशा एडवांटेजेस होती है? क्योंकि इफ यू आर हाई इन ओपननेस टू एक्सपीरियंस, व्हिच मींस कि आप फ्रीक्वेंट जॉब चेंज भी कर सकते हैं, या आप इनोवेशन के बगैर आपका गुजारा नहीं है, चेंज के बगैर आपका गुजारा नहीं है। लेकिन देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच मे नॉट प्रिफर यू टू बी ओपन, अनफॉर्चुनेटली, और मे बी द रिक्वायरमेंट। यानी अब अगर मैं आपको बताऊं कि यू आर इन अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और यू आर इन अ सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस वगैरह, यू कैन नॉट बी इनोवेटिव ऑलवेज, क्योंकि वहां पे तो आपको एक टास्क दिया है जो आपने उनके असूलों के मुताबिक परफॉर्म करना है। इफ यू आर इन अ बैटल फील्ड और आप इनोवेटिव हो रहे हैं वहां पे विदाउट एनी रीजन, हाँ, देयर आर सम सिचुएशन जब बैटल फील्ड में भी इनोवेटिव होना पड़ता है, जैसे आपको एक ऐसी खास स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे जाके दुश्मन पे अटैक करना है, दैट इज योर इनोवेटिवनेस। लेकिन देयर आर सम सिचुएशंस जहां पे ओवर इनोवेटिवनेस भी अच्छी नहीं होती। तो यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आपके अंदर ये ट्रेट हाई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर दैट काइंड ऑफ जॉब जिसमें इसकी कदर की जाए। अगर आप समझ रहे हैं कि यस आई कैन एडजस्ट बोथ वेज, देन यू नीड टू कीप अ चेक कि आप कितने किस जॉब में इनोवेटिव हो सकते हैं, आइडिया शेयर कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी जॉब है जहां पे ये चीज आपको नहीं प्रिफर की जाती। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि बिग 5 ट्रेड्स जो हैं वो वर्क पे जो आपका बिहेवियर है, जो काम है, उसके साथ रिलेट करती है। कॉन्सेंशियसनेस परफॉर्मेंस के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है उसका। इमोशनल स्टेबिलिटी यानी न्यूरोटिसिज्म का ऑपोजिट जो है, अगर आप इमोशनली स्टेबल हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, अपनी फीलिंग्स और दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, तो आपकी लाइफ सेटिस्फेक्शन हाई होगी, जॉब सेटिस्फेक्शन हाई होगी, स्ट्रेस लेवल्स लो होंगे। इफ यू आर एक्सट्रोवर्ट, so you will definitely perform better in a job which has significant interpersonal interaction. और मैं एंड पे ये भी डिस्कस करूंगा कि इफ यू आर इंट्रोवर्ट और आपकी जॉब में इंटरपर्सनल इंटरेक्शन है तो आप क्या कर सकते हैं। इफ यू आर ओपन, so you are more effective leader and you are more comfortable with the situations which are not clear. एग्रीएबलनेस सबको पसंद,
more rule abiding, less accident, always cooperative with others, OCD means citizenship behavior. So एग्रीएबलनेस को हमेशा प्रीफर किया जाता है, लेकिन हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि ओवर एग्रीएबलनेस भी प्रेफरेबल नहीं होती, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द सिचुएशन। और यहाँ पे इस टेबल में ये सिचुएशंस यानी जॉब्स लिखी हुई हैं, और इन जॉब्स के हिसाब से आपके अंदर जो क्वालिटी, जो ट्रेड ज्यादा है वो एक्टिवेट हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन दैट जॉब। तो यहाँ पे देखें अगर आप कि वो जॉब जिसमें डिटेल्स रिक्वायर्ड है, उनमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, अकाउंटेंट, लीगल सेक्रेटरी, उनके लिए कॉन्सेंशियसनेस इंपॉर्टेंट है। और जिनके ये स्कोर लो है यानी वो कॉन्सेंशियस नहीं है, दे कैन बी फॉरेस्टर, मॉडल, समथिंग लाइक क्रिएटिव काइंड ऑफ जॉब जिसमें कॉन्सेंशियसनेस इतनी जरूरी नहीं है। सो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम वी विल नॉट गो थ्रू ऑल द जॉब्स, लेकिन अगर आप अब इतना सीख चुके हैं कि आप इस टेबल को इजीली रीड कर सकें तो यू विल एबल टू अप्रिशिएट कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब, जैसे देखें डीलिंग विद एंग्री पीपल, दिस इज पार्ट ऑफ जॉब, यू हैव टू डील समटाइम्स। जैसे पुलिस ऑफिसर्स हैं, टेली मार्केटर्स हैं, फ्लाइट अटेंडेंट हैं, और ये लोग कौन बेहतर कर सकते हैं? जो एक्स्ट्रावर्जन में हाई हैं, जो एग्रीएबलनेस में हाई हैं, और जो न्यूरोटिसिज्म में लो है। इफ यू आर योरसेल्फ अ न्यूरोटिक पर्सन जो इजीली स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, डिस्ट्रेस हो जाता है, हाउ कैन दे डील विद एंग्री पीपल? सो अंडरस्टैंड दिस कि there should be a fit between job and your personality। और ये एक और थियरी है जो हॉलैंड ने पेश की, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि उसने कहा जी देयर आर these 6 types of people: realistic people, investigative, social, conventional, enterprising and artistic। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि आप इनमें से कौन से टाइप में लाइक करते हैं? दिस इज वेरी इजी, just search on internet, find a questionnaire for this Holland's typology or Big 5, you will find online questionnaire, आप उसको फिल करें, आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी पर्सनालिटी टाइप में लाइक कर रहे हैं हॉलैंड में, या बिग 5 में कौन सी पर्सनालिटी टाइप आप में ज्यादा या कम है। और उसको आप सिंसियर होके जब फिल करेंगे तो यू विल गेट टू नो योर पर्सनालिटी योरसेल्फ। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर मोर इन्वेस्टिगेटिव टाइप, तो आपके लिए कौन सी ऑक्यूपेशंस बेहतर हैं? बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, मैथमेटिशियन, न्यूज रिपोर्टर्स। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, दिस इज जस्ट एन इंडिकेशन। अगर इसे मिलती जुलती ऑक्यूपेशंस हैं तो वो ज्यादा सूट करेंगी जो पर्सनालिटी टाइप हॉलैंड ने बताई है। There are some other personality types which are very relevant। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जैसे हमने कहा हम नहीं जा सकते because of lack of our time। सेल्फ एस्टीम, यू थिंक गुड अबाउट योरसेल्फ। लोकस ऑफ कंट्रोल, अगर किसी का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, इसका मतलब है कि वो ये सोचता है कि व्हाटएवर आई एम डूइंग इज इन माय हैंड, मैं बहुत एम्पावर्ड हूँ, मैं खुद काम कर सकता हूँ। अगर किसी का एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है तो वो बंदा वो है जो सोच रहा है कि एवरीथिंग इज हैपनिंग ड्यू टू नेचर, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक्सटर्नली हो रहा है। सो दीज आर सम पर्सनैलिटी टाइप्स जो आप अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए और बीइंग अ गुड मैनेजर, एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। Now we come to the second part of our this particular workshop, और towards the end ही है क्योंकि ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। I would just like someone to just unmute them and tell me they're with me। मेरी बात सही आ रही है और they're understanding whatever I'm saying? Yes, sir. जी सर, loud and clear, loud and clear। Okay, so this is the important part। That's why मैंने इसमें आपको थोड़ा सा आपकी attention divert कराई है। How to change personality? How can I become more introvert, change from an introvert to an extrovert? You are shy, you want to become a confident person, but the thing is that इसके बारे में थोड़ा सा मुश्किल theoretically लोगों ने कहा है कि this is difficult because as we have told you before कि genetics का भी असर है। आपको जो अपने पेरेंट्स से, आपको अपनी जो फैमिली से इनहेरिट हुई हैं चीजें, वो अंदर आपके अंदर काफी फिक्स्ड है। इसका ये मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि वो इतनी फिक्स है कि आप उनको चेंज नहीं कर सकते। बात ये है कि आप सिचुएशन के हिसाब से उनको यूजफुल बना सकती हो। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूंगा और मैं बहुत दफा इस कोट करता हूँ एग्जाम्पल को।
हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु। हम जितना लिटरेचर पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि उनकी एग्रेसिव पर्सनैलिटी टाइप थी, उनको गुस्सा आ जाता था जल्दी, वो रिएक्ट जल्दी करते थे। लेकिन आपने ये देखा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हज़रत उमर के जो पर्सनैलिटी थी कि हज़रत अबू बकर उनके मुकाबले में कूल थे, लेकिन जब वो खलीफा बने तो एग्रेसिव तो फिर भी थे, लेकिन वो मिजाज एग्रेसिवनेस इस तरह नहीं दिखाते थे। उनकी ही एग्रेसिवनेस ही तो थी जो उस जमाने में जितनी फतवात मुसलमानों ने की हैं उसके बाद आज तक वो चीज उस तरह रेप्लिकेट नहीं हो सकी। जितना इस्लाम फैला, जितनी जो है जिसे कहते हैं कि तेजी से इस्लाम को उन्होंने आगे बढ़ाया और उसको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी, दैट वाज हिज एग्रेसिव पर्सनैलिटी। लेकिन क्या उन्होंने उसको यूज किया टू सम अदर, उस एनर्जी को यूज किया फॉर सम अदर टास्क। यानी इफ यू हैव एन एग्रेसिव पर्सनैलिटी यू कैन बी अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन, इफ यू हैव एन एग्रेसिव पर्सनैलिटी यू कैन बी अ गुड लीडर। तो यहां से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इफ यू हैव अ परमानेंट पर्सनैलिटी टाइप व्हिच इज वेरी मच इन योर वेरी मच प्रोमिनेंट इन योर पर्सनैलिटी, तो आप उसको पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी आपकी अपब्रिंगिंग की वजह से बनी, आपकी पर्सनैलिटी आपकी एनवायरनमेंट की वजह से बनी, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसकी वजह से बनी। तो हमारे पास क्या जराए हैं जब हम अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करें? सबसे पहले हम अपनी ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज योर हैबिट्स। अनलाइक पर्सनैलिटी, हैबिट्स कैन बी लर्न। यानी कि आप अगर ये देखें कि आपके लिए जरूरी है कि आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी इज लाइक मोर लेथार्जिक, नॉट ओपननेस टू एक्सपीरियंस, तो आप बुक्स पढ़ने की हैबिट डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे नॉलेज यहां से मिलेगा। और वो हैबिट कैसे डेवलप होती है? विद प्रैक्टिस, रेपिटेशन। बिकॉज जब आपने अपने जहन में ये बिठा लिया कि आई हैव टू अडॉप्ट दिस हैबिट, यू कीप ऑन रिपीटिंग। शुरू में आपको मुश्किल हो रही है, मुश्किल हो रही है, मुश्किल हो रही है, बट बिकम योर सेकंड नेचर। सो हैबिट। सेकंड इज योर अपब्रिंगिंग, एजुकेशन। जैसे मैंने बताया, आपने सीख ली जो चीज यूनिवर्सिटी में, नाउ यू हैव टू यूटिलाइज दैट। थर्ड इज चेंज योर सेल्फ बिलीव्स। यानी अगर आपके जहन में ये बिलीफ पहले ही बैठा हुआ है कि आई कैन नॉट चेंज, सो यू विल नॉट चेंज। बट इफ यू बिलीव आई कैन चेंज, यू कीप ऑन बिलीविंग, यू कीप ऑन रिमाइंडिंग योर माइंड। आप अपने कॉन्शियस से अपने सब कॉन्शियस को मैसेज भेज रहे हैं कि आई कैन चेंज दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, बिकॉज अल्लाह हैज क्रिएटेड अस एन इंटेलिजेंट बीइंग। अगर आप अपने बिलीफ चेंज करेंगे, आपके लिए खुद चेंज होना इजी हो जाएगा। आई कैन फेस द पीपल, इजी नथिंग, अदर पीपल आर डूइंग दैट, आई कैन डू दैट एज वेल। अगर आप अपने आप को इस तरह मैसेजिंग करेंगे, यू कैन चेंज। थर्ड इज दैट फोकस ऑन द प्रोसेस। आप ये ना सोचें कि आई डोंट हैव एन एबिलिटी टू डू दैट, आई मतलब मेरे अंदर अल्लाह ताला ने एबिलिटी पैदा नहीं की। जस्ट गो फॉर इट, एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर इट, कीप ऑन प्रेजिंग योर एफर्ट। और इस मामले में अपने आप को बहुत ज्यादा बूस्ट भी ना करें दैट आई एम वेरी स्मार्ट। नो नो, डोंट बूस्ट योरसेल्फ। आई हैव फाउंड अ गुड वे टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वे इज इंपॉर्टेंट, द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। और अपना माइंडसेट जो है वो ग्रोथ माइंडसेट रखें। यानी ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये है कि आज आप जिस जगह बैठे हैं आप सोचें आपने उससे ग्रो करना है। टुडे यू आर जॉब सीकर, टुमारो यू विल गेट योर फर्स्ट जॉब, after 10 days you will be a manager, and after 15 days you will be a top level manager, or you will have your own business. So experience जैसे जैसे बढ़ता है आपके अंदर चेंज आती रहती है, आप ग्रो करते रहते हैं। So don't keep a fixed mindset. This is very important. और ये मैं अपने बारे में भी कहता हूँ, because I think I am like quite an introvert person and I am a teacher. And being an introvert person, being a teacher means you have to face the audience always. You have to go into the class and you have to face so many people. So how you can do it? और ये बड़ा important है कि you just do it. Just fake it. मतलब आप करते रहे, आप even आपकी टांगे कांप रही हैं, आपकी जुबान साथ नहीं दे रही, just go for it. और शो करें. Yes, it's just like acting. Act. And when you're acting, you keep on doing it, it becomes real. Very soon you will learn to do that. And I think this is what I have applied on myself to change so many things in my personality that it really has become real.
maybe deep inside there is that introvertness. I like my alone time, I like to read a book, but then when it comes to the profession, I have become an extrovert to some extent maybe, but I have become. न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि अगर बचपन में इंसान का जहन आराम से चेंज हो जाता है तो बड़े हो के चेंज तब भी हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगेन फर्स्ट हैबिट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न, और आपका ब्रेन जो है उसको अडॉप्ट करेगा। लास्ट टॉपिक, इसको मैं जल्दी से रैप अप करूंगा जस्ट इन 5 मिनट्स, लेकिन इसके ऊपर आपको मैं कहूंगा कि आप और ज्यादा रिसर्च करें। दैट इज योर साइकोलॉजिकल कैपिटल। और क्यों मैं इसको इसमें लेके आया हूं, बिकॉज अगर बाकी तमाम पर्सनैलिटी टाइप्स जो हमने कही हैं दे आर रिलेटिवली फिक्स्ड, साइकोलॉजिकल कैपिटल की जो 4 डायमेंशंस हैं व्हिच इज होप, एफिकेसी, रेजिलियंस एंड ऑप्टिमिज्म, दे आर डेवलपेबल and they are very positive, and above all they are very much relevant to your performance on job। ये रिसर्च भरी पड़ी है पिछले 10 से 15 साल में कि साइकोलॉजिकल कैपिटल की जॉब आउटकम्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो ये है क्या साइकोलॉजिकल कैपिटल, और इसको डेवलपेबल क्यों कहा गया? इसके अंदर 4 डायमेंशंस हैं। ऑप्टिमिज्म, आपने नाम सुना होगा, a person is optimist is the one who has a positive attribute towards whatever is happening, अच्छा ही होगा। पेसिमिस्ट क्या कहेगा? गलत ही होगा। ऑप्टिमिस्ट अच्छा हो रहा है, पेसिमिस्ट गलत हो रहा है। सो होप, होप का मतलब इस होप एक्चुअली अगर साइकोलॉजी में होप देखा जाए तो होपफुल पर्सन वो होता है जिसके गोल्स होते हैं और उसने उस गोल्स को अटेन करने के लिए कुछ पाथवेज बनाए होते हैं। एफिकेसी या सेल्फ एफिकेसी is believe in your abilities। I can learn software, I can learn to develop software, or I can learn to do programming। ये आपका प्रोग्रामिंग के लिए बिलीव है, एफिकेसी है। I can learn to play cricket, ये आपकी क्रिकेट के लिए एफिकेसी है। I can learn to maintain a good relationship, ये आपकी रिलेशनशिप के लिए सेल्फ एफिकेसी है, और ये भी डेवलपेबल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिजिलियंस। ठोकर खा के फेलियर्स जिंदगी में आके दोबारा वापस आने की जो आपकी शक्ति कह लें इसको, बेशक आपकी जो आपका ट्रेट है, दैट इज योर रेजिलियंस। और जब ये 4 मिलते हैं, जिस तरह आप वो देखते होंगे कैप्टन प्लैनेट के बचपन में कार्टून्स देखते थे, द पावर कंबाइंड, तो जब इनकी पावर्स कंबाइंड होती हैं, ऑप्टिमिज्म, होप, रेजिलियंस और एफिकेसी की, तो एक बड़ा सुपरमैन किस्म का इंसान बन जाता है जिसकी साइकोलॉजिकल कैपिटल हाई होती है। यानी वो पॉजिटिवली सोच रहा है, उसका बिलीव है कैन डू दीज थिंग्स, उसके पास गोल्स भी हैं और वो गोल्स को अटेन करने के भी उसने एक तरीका का डिफाइन किया हुआ है, और ठोकर खा के वो वापस भी आ जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज साइकोलॉजिकल कैपिटल कैन बी डेवलप्ड बाय ट्रेनिंग, बाय ऑब्जर्वेशन। सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करें, आपकी एफिकेसी बढ़ेगी, आपकी ऑप्टिमिज्म बढ़ेगी। आपके लीडर्स पॉजिटिव हैं, वो अपने मेंबर्स के अंदर इसको डाल सकते हैं। आप खुद पॉजिटिव हैं, एफिकेसी हाई है, ऑप्टिमिज्म हाई है, होप हाई है, रेजिलियंस हाई है, आप दूसरों के अंदर ये चीज पैदा कर सकते हैं। काउंसलिंग इज वन ऑफ द वे, देयर आर मेनी सेमिनार्स जिनमें साइकोलॉजिकल कैपिटल एनहांस किया जाता है। ऑब्जर्वेशन के जरिए, वो मैंने पहले ही बता दिया, रेपिटेंस, एंड अगर आपकी एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज ज्यादा है आप उनसे लर्न कर सकते हैं साइकोलॉजिकल कैपिटल। So that was all about our personality। और मैं आपको फिर से ये बात बताता चलूं कि पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानना और दूसरों की पर्सनैलिटी के बारे में जानना is the success। So thank you, that was all from my side। Are we taking some questions? Thank you, sir. Thank you so much. It was a very valuable and very fruitful session। और आई होप कि स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ लर्न किया होगा। आई बाई माई सेल्फ में अगर कहूँ तो मैंने बहुत कुछ इसमें से लर्न किया है, क्योंकि हर एक को अपनी पर्सनैलिटी को जज करने के कुछ लेआउट्स मिल गए हैं कि हम असल में हैं क्या, और फिर इनको यूज़ करते हुए हम इन फ्यूचर में कौन से फील्ड हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगी, किस में मैं एक्सेल कर सकूँगा, और कैसे में अगर कुछ मेरे में कमियां हैं तो मैं उनको चेंज कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स इससे मुझे जो है ना वो मिले हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स भी इससे फैसिलिटेट हुए होंगे, उन्हें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो स्टूडेंट्स की साइड से अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। आई थिंक आज का टाइम भी कम है क्योंकि जुमा प्रेयर का टाइम बिल्कुल होने वाला है।
तो मैं आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, स्पेशली हमारे जो स्पीकर हैं डॉक्टर फरहान सरवर, मैं उनकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने अपने इतनी बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और हमारे इस फोरम पे आए और हमारे बच्चों को इतनी इतनी ज़्यादा अच्छी जो है वो जो पॉइंट्स हैं और जो उनकी वो शेयर किया इस सेशन में, इस वर्कशॉप में। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड एट लास्ट मैं सबसे ज़्यादा जो थैंक यू बोलूँगी अपने वर्दी वाइस चांसलर और प्रिंसिपल साहिबान, जिन्होंने हमें इन तमाम सेशंस को ऑर्गेनाइज करने की अप्रूवल दी, और डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट काउंसलिंग के तमाम टीम को, डॉक्टर एहसन बशीर और तमाम उनकी टीम को, उन सब लोगों ने इन तमाम सेशंस को ऑर्गेनाइज़ किया और अपने स्टूडेंट्स के लिए जितनी पॉसिबल हो सकती थी उनके पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए और उनके क्वेश्चंस को सेटिस्फाइड करने के लिए कोशिश की। तो वंस अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, स्टूडेंट काउंसलिंग की पूरी टीम और तमाम स्टूडेंट्स, हमारे तमाम जो स्पीकर्स हैं, रिस्पेक्टेबल स्पीकर्स हैं, जिन्होंने अपने टाइम बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और हमें टाइम दिया इस फोरम पे। थैंक यू सो मच। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे इस फ्यूचर लाइफ में। आप लोग अगर अच्छे आगे पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छी जगह पे आप लोग को एडमिशन मिले, अगर आप लोग जॉब करना चाहते हो तो बहुत अच्छी जगहों पे आपको जॉब्स मिले, आप तरक्की करो, फॉलो करो, लेकिन इन तमाम पॉइंट्स को अपने साथ लेके चलो तो इंशाल्लाह सक्सेस आप लोगों के कदम को चूमेगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आई थिंक मैं अब इस सेशन को वाइंड अप करती हूँ। और अगर किसी को, हाँ ये सर ने शेयर भी कर लिया है अपना फेसबुक आईडी आई थिंक, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप उनसे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक सो, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।